गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी बात हो रही थी सुरक्षा परिषद पे। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं डॉक्टर संजीत माचरा, नेशनल कॉलेज सिरसा से। जो हमारी लास्ट क्लास में सुरक्षा परिषद पे बात हुई वो सुरक्षा परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद कितना महत्वपूर्ण अंग है, कितनी महत्वपूर्ण संस्था है, उसके बारे में बात हुई। आज हम सुरक्षा परिषद की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में बात करेंगे। शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बातचीत। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के शक्तियाँ और कार्य। जैसा कि हमें पता है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषद को सभी सदस्यों के एजेंट के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी सदस्य राष्ट्रों के एजेंट के रूप में भी सुरक्षा परिषद काम करती है, एजेंट के रूप में भी देखा जाता है। और कोई भी जो सदस्य राष्ट्र है वो सुरक्षा परिषद के आदेशों की या सुरक्षा परिषद के निर्णयों की या डिसीजंस की अवहेलना नहीं कर सकता, उसके निर्णयों को मानने से, उसकी बात को मानने से मना नहीं कर सकता, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है या कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। प्रत्येक देश को सुरक्षा परिषद के निर्णयों और आदेशों को मानना पड़ेगा। ये जो संस्था है, ये जो अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। और आर्टिकल 24 सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 24 सुरक्षा परिषद को विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की मुख्य जिम्मेवारी सौंपता है और सुरक्षा परिषद को विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 के अनुसार सुरक्षा परिषद जो भी फैसले करेगी, जो भी निर्णय करेगी, वो सभी सदस्य राष्ट्रों को, सभी सदस्य देशों को मानना बाध्यकारी होगा। सभी सदस्य देशों के लिए मानना कंपलसरी है, बाध्यकारी है। और सुरक्षा परिषद की अगर शक्तियों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में किसी एक अनुच्छेद या एक अध्याय में नहीं है, बल्कि सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग 6 में, उसके बाद भाग 7 में, भाग 8 में तथा भाग 12 में इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। भाग 6 में इसकी शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 33 से 38 के बीच में, 33 से 38 के बीच में जो भी शक्तियाँ आती हैं वो भाग 6 में आती हैं। उसके बाद भाग 7 में अनुच्छेद 39 से 51 तक के अधिकार और शक्तियाँ भाग 7 में दी गई हैं। भाग 8 में अनुच्छेद 52 और 54 के अंतर्गत अधिकार और शक्तियाँ सुरक्षा परिषद के पास हैं। और भाग 12 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 75 से 78 के बीच में सुरक्षा परिषद को अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सबसे पहले इसके अधिकार और शक्तियों में बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? विश्व में शांति बनाए रखना। तो शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले चैप्टर 6 के आधार पर क्या? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। सुरक्षा परिषद को विश्व में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 6 के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और इन विवादों को सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद प्रयास करेगी
किस तरीक़ों से वो बातचीत के माध्यम से कि विभिन्न विवादों से संबंधित देशों के साथ बातचीत करके उनके विवादों के बारे में पूछताछ या इंक्वायरी करके बातचीत मतलब नेगोशिएशन के माध्यम से, मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन के माध्यम से कि विभिन्न विवादों से संबंधित देशों को मिल करके किसी एक तीसरे देश को मध्यस्थ के रूप में उनके समझौता करवाने का उत्तरदायित्व दे करके उन देशों के आपसी समझौते से या पंच निर्णय के आधार पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा न्यायिक समझौतों से या किसी अन्य उपयुक्त संसाधनों से, यानी कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 33 के अनुसार विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों के विवादों के संबंध में इंक्वायरी करके, मध्यस्थता करके, समझौते के माध्यम से, पंच निर्णय के माध्यम से और न्यायिक समझौते के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करती है। आर्टिकल 34 चैप्टर 6 के अंतर्गत ही सुरक्षा परिषद को अधिकार देता है कि वो किसी भी विवादों के ऊपर जांच करवा सकती है, किसी भी विवादों के संबंध में इंक्वायरी करवा सकती है और विभिन्न कानूनी विवादों को, विभिन्न कानूनी झगड़ों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ला सकती है। और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करें तो हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि सुरक्षा परिषद इस काम में कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त की है। जैसे कि 1947 में नीदरलैंड और इंडोनेशिया को युद्ध बंद करने का सुरक्षा परिषद ने आदेश दिया और सुरक्षा परिषद के आदेश के अनुसार उन देशों ने युद्ध बंद किया। 1950 में भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मामले पर ऑस्ट्रेलिया को मध्यस्थता सौंपकर भारत पाकिस्तान के कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के द्वारा उसके विवाद को समाधान या सुलझाने का प्रयास किया। तो इन सफलताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद कहीं ना कहीं अपने कामों में सफल भी रही है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना। चैप्टर 7 के अंतर्गत भी ये बातें आती हैं कि सुरक्षा परिषद जब विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है, उस तरह से नहीं बात बनती तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का प्रयास करती है। उसके बाद क्या है कि उसमें जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वे सारे के सारे सदस्य राष्ट्र महासभा के द्वारा या सुरक्षा परिषद के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं और सुरक्षा परिषद का ध्यान शांति स्थापित करने की ओर लाने के लिए कहते हैं। यानी कि विश्व में कहीं किसी बात को लेकर के विवाद होते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न होता है, तो उन बातों की ओर महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने में सहायता करते हैं। दूसरा, सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं की स्वयं भी जांच करवा सकती है और महासचिव और महासभा दोनों इस प्रकार की समस्याओं को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधा उत्पन्न करती है समाधान के लिए सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 24 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने के लिए, सुरक्षा परिषद के डिसीजंस को मानने के लिए बाध्य होते हैं। उसके बाद आता है कि सुरक्षा परिषद विश्व शांति को संकट में डालने और भंग करने वाले मामलों के संबंध में क्या कार्रवाई कर सकती है। ऐसे मामले जिनसे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होता है, उन मामलों को खत्म करने के संबंध में सुरक्षा परिषद के अधिकार इसके भाग 8 में दिए गए हैं। चैप्टर 8 में एक तो सशक्त शक्ति का प्रयोग करके न्याय करने वाले साधनों के द्वारा, दूसरा सशक्त शक्ति का प्रयोग करने वाले साधनों के द्वारा। यानी कि सशक्त शक्ति का प्रयोग करने वाले साधन क्या कि सुरक्षा परिषद पहले तो शक्ति का प्रयोग न्याय करने वाले साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विवाद से संबंधित राष्ट्रों के खिलाफ अस्थायी कार्रवाई करके, जैसे युद्ध विराम की घोषणा करना, युद्ध क्षेत्र से सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिलाना, विवादित क्षेत्र जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की बहाली करना,
जैसे कि 1948 में भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम में सहयोग करना, 1956 में स्वेज नहर संकट के समय मिस्र से सेना हटाने के आदेश देना, जहां पर सुरक्षा परिषद ने सफलता हासिल की। इसके अलावा सुरक्षा परिषद विभिन्न राष्ट्रों पर विवादों से संबंधित राष्ट्रों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, यातायात और संचार के साधनों पर रोक लगा सकती है और विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक रूप से संबंध विच्छेद करने का कदम उठा सकती है, जिससे उन देशों पर विवाद से संबंधित देशों पर दबाव बनता है और वो सुरक्षा परिषद की बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इनसे अगर बात नहीं बनती तो सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, सशक्त शक्ति का प्रयोग कर सकती है, वो भी चैप्टर 8 के अंतर्गत, जिसमें क्या होगा कि सैनिक कार्रवाई कर सकती है, जिसके तहत विवाद से संबंधित राष्ट्रों की नाकाबंदी करके उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके संबंध दुनिया के देशों से दूर कर देना, या सामूहिक सुरक्षा के तहत किसी राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई करना, या बल प्रयोग करना, यानी कि सैनिक शक्ति का प्रयोग करना सैनिक स्टाफ समिति की सलाह से। ये सारे काम सुरक्षा परिषद कर सकती है विवादों को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को संकट में डालने वाले मामलों के संबंध में। और इसका उपयुक्त उदाहरण है जब इराक ने कुवैत पर हमला किया 1990 में, तो सुरक्षा परिषद ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलतापूर्वक दबाव बना करके सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इराक को कुवैत से पीछे हटने में, दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि चुनाव संबंधी कार्य। सुरक्षा परिषद विभिन्न सदस्य देशों को नए सदस्य देशों के चुनाव के लिए सिफारिश कर सकती है महासभा की, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्य देशों का चुनाव कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा किसकी, महासचिव का चुनाव होता है, महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों का चुनाव होता है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद की अप्रोच और सिफारिश के आधार पर होता है। यानी कि सुरक्षा परिषद नए सदस्यों के चुनाव में, महासचिव के चुनाव में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के चुनाव में महासभा को सिफारिश करती है और उसकी सिफारिश के अनुसार महासभा उन कार्यों को संपन्न करती है। नेक्स्ट में आता है कि सुरक्षा परिषद के निरीक्षणात्मक कार्य। निरीक्षणात्मक कार्य के अंतर्गत क्या है कि सुरक्षा परिषद एक प्रकार से जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, सामरिक महत्व के जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की देखभाल की जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद के ऊपर है। और वो जो स्ट्रेटेजिक महत्व वाले, सामरिक महत्व वाले एरियाज जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए सुरक्षा परिषद काम करती है या सुरक्षा परिषद उत्तरदायित्व संभालती है। उसके बाद है सदस्य संबंधी कार्य, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नए राज्य का प्रवेश, सदस्यों का निलंबन और सदस्य राष्ट्रों का निष्कासन, ये सारे के सारे उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद की अप्रोच और सिफारिश से ही हो सकते हैं। बिना सुरक्षा परिषद की अप्रोच और सिफारिश से किसी भी नए सदस्य राष्ट्र को प्रवेश नहीं करवाया जा सकता। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी सदस्य को प्रवेश करना हो या किसी देश को नया सदस्य के रूप में स्थापित करना है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा 2/3 बहुमत से नए राज्यों को संस्था में प्रवेश दे सकती है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा परिषद के कम से कम 15 में से 9 सदस्यों की सहमति जरूरी है और 9 में से 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक है। और नए सदस्य के प्रवेश को रोकने के लिए जो सुरक्षा परिषद है वो वीटो पावर का प्रयोग भी कर सकती है अगर उसकी बात को ना माना जाए। किसी सदस्य के निलंबन के विरुद्ध सुरक्षा परिषद को अगर लगे कि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके खिलाफ निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की गई है, तो उसके सदस्यता को सस्पेंड किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है
और सुरक्षा परिषद इसके लिए महासभा से अप्रोच करके उसकी सदस्यता को निलंबित करवा सकती है। और सदस्यों के निष्कासन के संबंध में भी सुरक्षा परिषद के अधिकार और उत्तरदायित्व है कि महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकती है, सदस्यता को खत्म या निष्कासित कर सकती है। नेक्स्ट है प्रादेशिक समस्याएं, कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो स्थानीय झगड़े होते हैं, देशों के आपसी प्रादेशिक झगड़े होते हैं, उनका समाधान सुलझाने का प्रयास भी करता है। वो स्थानीय संगठनों के, प्रादेशिक संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। और सुरक्षा परिषद अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाध्यकारी कार्रवाई करने के लिए किसी आक्रमणकारी राष्ट्र के खिलाफ या अंतर्राष्ट्रीय शांति को बाधा पहुंचाने वाले राष्ट्र के खिलाफ बाध्यकारी कार्रवाई करने के लिए प्रादेशिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकती है, प्रादेशिक संगठनों को प्रयोग में ला सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने का भी मुख्य उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का महासभा के साथ मिलकर के होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं कि महासभा 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से सुरक्षा परिषद की 527 सदस्यों की सहमति से और कम से कम 9 सदस्यों के बहुमत से किसी भी संशोधन को ला सकती है। यानी कि कोई भी जो संशोधन प्रस्ताव है वो संशोधन प्रस्ताव दोनों संस्थाओं से, किससे, महासभा और सुरक्षा परिषद से पास होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद ने कोरिया, ईरान, सीरिया, लेबनान, मिस्र, भारत, पाकिस्तान से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको सुलझाने में सुरक्षा परिषद कहीं ना कहीं असफल भी रही है। लेकिन उसके अनुरूप हम ये नहीं कह सकते कि सुरक्षा परिषद पूर्ण रूप से असफल संस्था है। ये कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सुरक्षा परिषद ने आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि विश्व में सुरक्षा परिषद के सफल होने की संभावना अधिक है और सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था का रूप लेने की ओर अग्रसर भी हो सकती है। तो इसके साथ ही हम सुरक्षा परिषद के शक्तियाँ और कार्य की बात को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद में वीटो पावर या सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की शक्ति या समस्या। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।